वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं एक छोटे से प्यारे से रोबोट की कहानी जिसके पास इंसानों के सभी इमोशंस हैं। आइए देखते हैं इस मूवी में जिसका नाम है टैंग। कहानी की शुरुआत में हम केन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बेरोजगार है। उसके पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो अपने दिन की शुरुआत एक वीडियो गेम को खेलते हुए करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ एमी वहाँ कर उसको बीच में डिस्टर्ब कर देती है और कहती है गार्डन में एक रोबोट घूम रहा है, उसका कुछ करना है क्या। पर कहाँ कैन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चला जाता है और भाई साहब सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं। तभी एमी उससे जॉब के बारे में पूछती है जिसका वो कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देने के लिए गया था। पर कैन इसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसको इग्नोर करते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ उसे सच में एक रोबोट दिखाई देता है जो कि गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। एंड दोस्तों उसी वक्त केन तुरंत जाकर उस रोबोट से कुछ सवाल पूछने लग जाता है, जिस पर वो रोबोट जवाब में कुछ ना कहते हुए उसके कहे हुए शब्दों को रिपीट करने लग जाता है। अब कैन उससे उसका नाम पूछता है तो रोबोट अपना नाम टैंग बताते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। आगे कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कैन उसको लेकर एक शॉप पे जाता है जहां उस शॉप का ओनर कहता है कि नहीं, हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीरियल नंबर है ही नहीं, पर हाँ मैं इस रोबोट को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्पोज कर सकता हूँ। अब दोस्तों कैन को लगता है कि मुझे इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ के जाने लग जाता है। उसी वक्त वो रोबोट टैंग कैन को पीछे से उसका नाम लेते हुए आवाज लगाता है एंड कैन वहीं पर रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को काफी भावुक अंदाज में देखने लगते हैं, जिसके बाद कैन उसे गुड बाय कह के चला जाता है। दोस्तों वो घर तो जा रहा था लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे टैंग भी आ रहा है। और तभी रास्ते में कैन को उसकी बहन मिलती है जहां वो उससे उस जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है जो कि उसकी बहन ने उसको रिकमेंड किया था। लेकिन यहाँ भी उसे कोई जवाब न देकर कैन चला जाता है घर की तरफ अपने। दूसरी ओर दोस्तों हम एमी को देखते हैं जिसे उसी मेडिकल सेंटर से कॉल आता है जिसमें कैन इंटरव्यू देने गया था। और जब ये कॉल आता है ना तो उसी वक्त कैन भी घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो गेट खुला छोड़कर ही घर में आ जाता है और उसका पीछा करते करते ये टैंग रोबोट भी घर में आ जाता है। जिसके बाद टैंग वहाँ पर रखी हुई सारी फोटोज को स्कैन करके अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। वहाँ एमी स्टोर रूम में कोई काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैन आके उसको एक टूल दिखाते हुए कहता है ये हमारे काफी काम आ सकती है। लेकिन एमी का मुंह यहाँ पर थोड़े गुस्से वाला होता है। वो उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने जो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रिकमेंड किया था वहाँ से मुझे कॉल आया था आज, और पता है उन्होंने क्या बताया कि तुम वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए नहीं थे। अभी दोस्तों कैन कहता है मैं जाना ही भूल गया था, और इतना कह के वो चला जाता है। लगता है थोड़ा आलसी आदमी है। पर दोस्तों एमी इस बार उसको जाने ही नहीं देती क्योंकि कैन उसकी बातों को नजरअंदाज करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है। एमी उससे पूछती है कि तुम एक बात बताओ, गए क्यों नहीं इंटरव्यू देने के लिए, मुझे साफ साफ बताओ। अब इनकी यहाँ पर बहस चल रही होती है, तभी एमी की नजर टैंक पर जाती है जो कि कैन के पीछे खड़ा होता है। एंड कैन भाई साहब भी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं कि इसको तो मैंने डिस्पोज करने के लिए भेज दिया था, ये घर में क्या कर रहा है। अब कैन खुद तो ये बताता नहीं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं गया था, लेकिन एमी को घड़ी दिखाते हुए कहता है कि देखो देखो तुम्हें लेट हो रही है। पर दोस्तों वो घड़ी खराब थी जिस वजह से घड़ी में टाइम भी गलत दिखा रहा होता है। और फिर एमी उस घड़ी को ठीक करने लग जाती है कि क्या किस्मत है मेरी, सब कुछ मुझे इस घर में करना पड़ता है, जॉब भी, घर का काम भी, बाहर का काम भी। उसी वक्त गुस्से में आके वो घड़ी को फेंक देती है और साथ ही साथ कैन को भी गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। बेचारे कैन और टैंग एक साथ बस स्टैंड पर बैठे होते हैं और बस के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी कैन को टैंक के अंदर से उसे कुछ लीक होता हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो अपने शॉक्स निकालकर उस लीकेज वाले एरिया को साफ करता है। एंड उसी वक्त उसकी नजर टैंक के अंदर एक कंपनी के लोगो पड़ जाती है और उस लोगो को सर्च करते ही उसे उस कंपनी की वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है जहाँ वो कंपनी अपने पुराने रोबोट्स के एक्सचेंज में नए रोबोट्स दे रही होती है। बस दोस्तों कैन टैंक को एक्सचेंज करने के लिए उसे वहाँ से लेके एयरपोर्ट चला जाता है जहाँ प्लेन में टैंक कैन को काफी परेशान करता है। इसके बाद वो वही टीवी ऑन करके उसमें कार्टून देखने लगता है। अब एक कार्टून शो में बताया जाता है कि ट्रेजर से बढ़ के फ्रेंडशिप होती है और फिर सीन यहीं पर कट। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन टैंक को लेके उसी कंपनी में जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि आज कंपनी बंद है, इसलिए वो वहीं पर एक होटल में रुकने का तय करते हैं। अब रात में कैन सो रहा होता है और उसको एक सपना आता है कि उसके डैड का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है और सभी डॉक्टर्स उससे पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। उसी वक्त टैंक वहाँ पर रखे हुए कॉफी के कप को गिरा देता है जिससे कैन की नींद उठ जाती है। अब अगले दिन वो टैंक को एक्सचेंज करने के लिए उसी कंपनी में लेकर जाता है, पर वहाँ के स्टाफ उसे कहती है कि ये हमारी कंपनी का मॉडल नहीं है और वो एक्सचेंज करने से बिल्कुल मना कर देती है। वहीं टैंक वो उस कंपनी में घूमता रहता है, तभी वहाँ उसकी नजर कुछ रखे हुए रोबोट्स पर जाती है जो कि उसको एक इंसिडेंट की याद दिलाते हैं जिसमें रोबोट्स इंसानों को मार रहे होते हैं। दोस्तों तभी वहाँ पर शिंजी नाम का एक गाइड स्कूल के बच्चों को रोबोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। उसी वक्त उन बच्चों की नजर टैंक पे जाती है, जिसके बाद तो वो सभी टैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इसी दौरान शिंजी कैन से मिलता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे इस रोबोट टैंक को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। असल
असल में दोस्तों शिंजी एक रोबोट डिजाइनर होता है, पर कभी कभी उसे गाइड करने का काम भी दिया जाता है। तो आगे वो टैंक और कैन को अपने ऑफिस में लेके आता है, जहाँ उनको पता चलता है कि टैंक के अंदर एक ग्लास है जिसमें येलो फ्लूइड है, पर वो ग्लास में थोड़ा क्रैक हो गया जिससे वो फ्लूइड निकल रहा है। इसलिए शिंजी उस ग्लास को टेम्पररी ठीक कर देता है, और अगर वो उसे ठीक नहीं करता तो टैंक किसी भी समय काम करना बंद कर देता। कि तभी शिंजी टैंक में कुछ क्यूरियोसिटी नोटिस करता है कि वो वहाँ पर एक बटरफ्लाई के साथ खेल रहा है, जो कि रोबोट के लिए कोई आम बात नहीं है, उसमें इमोशंस है। वहीं वो कैन को बताता है कि जिसने भी इसको बनाया होगा जरूर उसके पास कम रिसोर्सेज रहे होंगे, और जिसने इसको बनाया होगा शायद उसका इरादा टैंक को फ्यूचर में अपग्रेड करने का होगा। लेकिन दोस्तों इनको तो पता ही नहीं है टैंक को किसने बनाया। आगे शिंजी किसी अपने ऐसे दोस्त को ढूंढता है जो कि टैंक को ठीक कर पाए, जहां उसकी एक दोस्त जिसका नाम ओस्की है, वो शिंजी को विश्वास दिलाती है कि मैं टैंक को ठीक कर दूंगी। जिसके बाद तो कैन टैंक को लेके उसी शहर में जाता है जहां उसकी रहती है। उसी रात दोस्तों हम देखते हैं कि दो लोग शिंजी से कैन और टैंक का पता पूछ रहे होते हैं। आगे कैन और टैंक को उसकी के शहर में पहुंचते हुए रात भी हो जाती है, और वो देखते हैं कि फायरवर्क्स जलाए जा रहे हैं, जो कि दिखने में काफी औसम लग रहा है। लेकिन दोस्तों अब उन फायरवर्क्स को देखकर टैंक को वही चीजें याद आ जाती है जिसमें रोबोट्स आदमियों को मार रहे होते हैं। तभी डर के मारे टैंक कैन के पीछे जाके छिप जाता है, और कैन को लग रहा होता है कि वो उसके साथ खेल रहा है, और वो कौन सा इंसिडेंट है जो टैंक को बार बार याद आ रहा है ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। उसी समय हम उन दोनों को देखते हैं जो कि इनका पीछा करते हुए इस शहर में आ गए हैं दोस्तों। अगले दिन की बात है, कैन टैंक को लेके उसकी के पास जाता है, जहाँ उसकी टैंक को देखकर उसको गले लगा लेती है, और फिर कैन और उसकी आपस में बात करते हैं कि तभी टैंक की नजर एक छोटे से रोबोट कार पर जाती है, जिस पर वो उसका पीछा करते करते उसके पीछे ही चला जाता है। असल में वो एक ट्रैप था दोस्तों, जो कि उन्हें दो लोगों ने टैंक को पकड़ने के लिए बनाया था। अब वो टैंक को एक केज में पकड़कर बंद कर देते हैं कि तभी उन दोनों में से एक आदमी किसी को कॉल करके कहता है हमने टैंक को पकड़ लिया है। इसी बीच यहाँ कैन और ओस्की देखते हैं कि टैंक यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसको ढूंढते हुए उनकी नजर उस कार पे जाती है जिसमें वो लोग टैंक को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। उसी दौरान उसकी अपनी आईडी कार्ड जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग लगा होता है वो उस गाड़ी में फेंक देती है, और फिर कैन और ओस्की उस आईडी कार्ड की मदद से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लोग टैंक को पकड़ कर लेकर गए होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों हम एमी को देखते हैं, जो कि उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन उसका प्रमोशन हुआ था, और तब वो पहली बार कैन से मिली थी। अब थोड़ी देर के बाद एमी कैन को कॉल लगाती है, जहां कैन टैंक के रेस्क्यू मिशन में बिजी होने के बावजूद उसका कॉल उठाता है दोस्तों, और कॉल पर एमी उससे कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना है। यहाँ कैन थोड़ी देर सोचने के बाद उससे डाइवोर्स के लिए हाँ कह देता है। तो एमी के कॉल एंड करते ही कैन काफी दुखी भी हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड तभी अचानक से वहाँ पर हाउस का डोर ओपन हो जाता है, जिससे ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ इनकी नजर उन्हें दो लोगों पे जाती है जो टैंक को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए होते हैं, और साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर टैंक भी दिखाई देता है जो कि केज में बंद है। अब जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं ना, तो उसी दौरान मौका देखकर कैन और ओस्की टैंक को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, और उसे बचाने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद ये टैंक को लेके वहां से जा ही रहे होते हैं, ओहो तभी ये डॉक्टर काटो वहां पर आ जाता है। असल में दोस्तों टैंक को किडनैप करने का प्लान इसका ही था, और तभी उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर काटो टैंक को देखते ही पहचान जाता है कि इसको डॉक्टर बाबा ने बनाया था। जिसके बाद वो टैंक को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। लेकिन तभी कैन जानबूझ के टैंक की वहाँ पर बुराइयां करने लगता है, जिससे टैंक गुस्से में आके वहाँ पर वर्म हिट छोड़ देता है, और इससे होता यह है कि जिन दोनों आदमियों ने उसको पकड़ा होता है वो उसको छोड़ देते हैं। उसी समय कैन वहाँ मौजूद स्लिम शॉट से एक आदमी के हाथ पे शॉट मारता है, जिससे उस आदमी के हाथ से इलेक्ट्रिक लेजर नीचे गिर जाती है। उसी दौरान उसकी उस लेजर को उठाती है और दोनों ही आदमी को उस लेजर से बड़ा झटका देती है, जिससे दोनों वहीं पर बेहोश। तभी उसकी डॉक्टर काटो को रोक के रखती है और कैन से टैंक को यहाँ से लेकर जाने के लिए कह देती है। अब कैन तो टैंक को लेकर काफी दूर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि टैंक बहुत ही ओवरहीट हो गया है। अब जैसे ही वो उसको खोलता है ना, तो पता चलता है कि उसके ग्लास के अंदर का लिक्विड अब जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन उसी बीच कैन को डॉक्टर बाबा का कॉल आता है, जहाँ वो कैन को टैंक का ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया कहते हैं, और साथ ही साथ वो उसे टैंक का असली नाम भी बताते हैं, जो कि जेम्स है। अब वो कैन से कहता है कि तुम टैंक को मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जिसके बाद कैन टैंक को डॉक्टर बाबा के पास लेकर जा ही रहा होता है। उसी बीच हम देखते हैं कि कैन अपने पास्ट के बारे में टैंक को बताता है कि कैसे हॉस्पिटल में उसके डैड की मौत इस वजह से हुई थी, क्योंकि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया था कि उन्हें किस मेडिसिन की जरूरत है, मतलब उन्हें क्या देना है, और यही एक कारण था कि वो मेडिकल सेंटर पे इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। दोस्तों आगे वो टैंक को लेकर डॉक्टर बाबा के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा टैंक के लिक्विड के ग्लास को चेंज कर देता है, जिससे टैंक फिर से वापस पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब जैसे कैन वहाँ से जा रहा होता है ना, तभी टैंक उसके पैरों से चिपक जाता है, जैसे कि कह रहा हो कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। लेकिन कैन टैंक को डॉक्टर बाबा के हवाले कर देता है और फिर दुखी होकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम टैंक को देखते हैं तो वो बहुत ही डर डर कर कांप रहा होता है,
क्योंकि डॉक्टर बाबा उसके शरीर में एक चिप लगा रहे होते हैं जिसकी मदद से उसकी पुरानी यादें उसे वापस मिल रही होती है। और अब बात की जाए कि टैंग इस वक्त डर क्यों रहा है, तो बस थोड़ा और वेट कीजिए। अब आगे कैन तो अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे डॉक्टर काटो मिलता है जो कि कैन से उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ। इसके बाद काटो कैन को बताता है कि मैं पहले डॉक्टर बाबा के साथ काम करता था जिसमें वो मिलिट्री के लिए एक एआई डेवलप कर रहे थे जो कि मिलिट्री का ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। एक दिन जब वो शूटिंग प्रैक्टिस करने की प्रिपरेशन कर रहे थे तभी उनमें से एक रोबोट जिसका नाम जेम्स था वो डरने लगा, जिस पर काटो बाबा को शूटिंग प्रैक्टिस रोकने के लिए कहता है। पर डॉक्टर बाबा उसकी बात नहीं मानते क्योंकि जेम्स जो कि एक रोबोट है उसमें वो इंसानों वाली फीलिंग्स देख पा रहे थे, इसलिए जेम्स इंसानों को बचाने के लिए बाकी रोबोट्स को मारने लगता है। इस वजह से वहाँ पर सभी रोबोट्स कंफ्यूज होने लग जाते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, जहाँ वो वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को भी गन से शूट कर देते हैं। उसी बीच दोस्तों डॉक्टर बाबा टैंक की चिप निकाल लेता है क्योंकि वो काफी एडवांस रोबोट था। इसके बाद वो लेबोरेटरी में आग लगा के वहाँ से भाग जाता है। एंड मेरे हिसाब से उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि पहले तो रोबोट्स पागल हो गए थे जिस वजह से उसने उन्हें खत्म करने के लिए आग लगा दी, और उसने चिप इसलिए निकाली होगी ताकि वो आगे टैंक जैसा दूसरा स्मार्ट रोबोट बना पाए, क्योंकि मे भी उसने सोचा होगा कि शायद इस आग में टैंक भी जल जाएगा। तो दोस्तों अब ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, इसीलिए वो इसको एक एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं ताकि ज्यादा लोगों को इस बारे में कुछ पता ही ना चले। ये सुनकर उसी वक्त दोस्तों कैन काटो की गाड़ी लेकर डॉक्टर बाबा के पास आ जाता है और यहाँ पर शायद हमें अपने पिछले सवालों का जवाब मिल सकता है कि टैंग उस वक्त चिप लगाने से डर क्यों रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि वो रोबोट्स वहाँ के गार्ड्स पर ही हमला कर रहे थे, जिससे उसके मन में डर बैठ गया कि रोबोट्स इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इसलिए दोस्तों जब उस पे चिप लगाई जा रही थी तो वो डर रहा था कि कहीं मैं भी ऐसा ना हो जाऊं, मतलब इंसानों को न मार डालूं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंग बाबा से बच के घर में यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। तभी उसी वक्त कैन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर बाबा और टैंग बेसमेंट में है, जिस पर वो सीधे बेसमेंट में जाता है। वहाँ बाबा सभी डोर को बंद कर देता है जिससे वो और टैंग बेसमेंट में ही लॉक हो जाते हैं। लेकिन कैन बड़ी मुश्किल से वहाँ अंदर घुसता है और बाबा और कैन की वहाँ पर खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कैन बाबा को एक ट्रॉली की मदद से गिरा देता है और टैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि एक रोबोटिक हैंड जिसे बाबा कंट्रोल कर रहा था वो उसकी मदद से कैन के सर को पकड़ लेता है और उसे उठा के दीवार पर फेंक देता है। अब बाबा कैन को मारने वाला होता है कि उसी बीच टैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसको एक लात मार कर ही गिरा देता है दोस्तों। लेकिन मौका देखकर कैन उस रोबोटिक हैंड के ग्लव्स पहनकर उसे कंट्रोल करने लगता है और उसकी मदद से बाबा को एक जोरदार पंच करता है, जिससे होता यह है कि डॉक्टर बाबा दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश। लेकिन इस दौरान वो रोबोटिक हैंड एक अलमारी से जाकर टकरा जाती है और वो अलमारी वहां पर बैठे हुए टैंक के ऊपर गिर जाती है दोस्तों, जिससे टैंक वहीं पर काम करना बंद कर देता है और जमीन पे गिर जाता है। अब कैन उसके पास जाकर उसको खोलता है तो पता चलता है कि टैंक के अंदर का लिक्विड ग्लास टूट चुका है, जिस पर वो उसे चेंज करता है, पर फिर भी टैंक काम नहीं कर रहा था दोस्तों। कैन की कुछ समझ में नहीं आता तो वो काटो को कॉल लगाता है। काटो उससे कहता है कि उसके वायर्स जो कि निकल चुके हैं उसे सही जगह पे लगाना होगा, पर कैन को कुछ पता ही नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर वायर लगाऊं, क्योंकि वहाँ पर 2 स्लॉट्स थे तो उसको पता ही नहीं चलता कि वायर्स को किस में कैसे लगाना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसने गलत स्लॉट में लगा दिया तो इससे पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। वहीं कॉल पे काटो कैन से कहता है कि ये बस बाबा ही जानते हैं कि कौन से स्लॉट में वायर लगाना है, पर बाबा तो दोस्तों पूरी तरह बेहोश हैं। तभी कैन उस दिन को याद करता है जब वो अपने डैड की सर्जरी के दौरान कंफ्यूज हो गया था, और वो साथ ही साथ ये भी याद करता है कि टैंग उससे क्या कहा करता था कि वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। बस दोस्तों इसके बाद उसमें आ जाता है जोश और कैन वायर्स को अटैच कर देता है और यहाँ रिजल्ट का वेट करने लगता है। वायर लगाने के बाद टैंग कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। इससे कैन काफी दुखी हो जाता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद टैंग के सारे सिस्टम वापस से काम करने लगते हैं और वो फिर से ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टैंग अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है और वो खुद को जेम्स के नाम से कैन को इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन कैन भी टैंग को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, जहाँ टैंग को भी धीरे धीरे यादें आ जाती है कि कैसे वो यहाँ से भागा था, जहाँ वो किसी ट्रक के पीछे गया और उसने वहाँ पर एक वर्ड लिखा टैनिगावा, पर कुछ लेटर फेड होने की वजह से उसने उसको टैंग पढ़ लिया और अपना नाम भी टैंग रख लिया था। जिसके बाद वो कैसे घूमते घूमते कैन के घर पहुंचा जहां वो पहली बार कैन से मिला। एंड दोस्तों ऐसे धीरे धीरे याद करके उसी वक्त टैंग की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है, जिस पर दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे वहां पर पुलिस आकर डॉक्टर बाबा को अरेस्ट कर लेती है और फिर कैन और टैंग एक साथ अपने घर जाते हैं। दूसरी ओर एमी अपनी पैकिंग पूरी कर रही होती है और वो घर से जाने से पहले आखिरी बार घर को देख रही होती है कि तभी वहां पर कैन और टैंग पहुंच जाते हैं, जहां टैंग एमी को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कैन ये कह रहा था कि वो घर जाके वापस अपनी जॉब करने लगेगा
और अपनी वाइफ की मदद भी करेगा। एमी भी काफी इमोशनल हो जाती है कि चलो मेरे पति को देर में अक्ल आई लेकिन आई तो। और फिर कैन कहता है कि देखो एमी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उसी वक्त टैंक कैन को बताता है कि एमी के शरीर में 2 दिल हैं, पर ये कैसे हो सकता है? तो एमी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर तो कैन खुशी से रोने लग जाता है दोस्तों। पहले एमी ये सोची थी कि वो अकेले इस बच्चे का ध्यान रखेगी, पर अब उसे विश्वास हो गया है कि उसका पति एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डैड बनेगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं टैंक भी खुशी से नाचने लग जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।